नमस्कार। मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने चर्चा करेंगे फर्म के संतुलन के बारे में। तो पिछले वीडियो में भी अपने इसी टॉपिक को लेके विचार किया था, उसी को कंटिन्यू रखते हुए इस वीडियो में भी अपने फर्म के संतुलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपनों ने फर्म के संतुलन के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि फर्म का इक्विलिब्रियम बताने के लिए दो प्रकार की अपनी विधियां हैं। एक तो सम सीमांत उत्पादकता नियम द्वारा अपने फर्म के संतुलन को बता सकते हैं, जिसकी चर्चा अपने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और दूसरी जो विधि है वो है समोत्पत्ति सम लागत वक्रों द्वारा फर्म के संतुलन की या फर्म के इक्विलिब्रियम की विधि। तो इसके बारे में इस वीडियो में अपने आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे कि इसकी हेडलाइन से ही अपने को पता चल रहा है भी इसमें दो चीज़ें काम करेंगी, एक तो समोत्पत्ति वक्र और एक सम लागत वक्र। इन दोनों के माध्यम से अपने फर्म के संतुलन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समोत्पत्ति वक्र क्या होता है। यह एक विशेष प्रकार का वक्र है जो दो विभिन्न साधनों के ऐसे संयोगों को बताता है जिन पर उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। सीधी बात है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। समोत्पाद वक्र, इंग्लिश में इसको आइसोक्वांट कर्व कहते हैं। समोत्पाद वक्र ऐसा वक्र है जो दो साधन, कोई भी श्रम या पूंजी ले लो, के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताएगा जहाँ पर आपकी उत्पत्ति की मात्रा, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। इसे समोत्पाद वक्र, सम मात्रा वक्र या उत्पादन का तटस्थता, इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं। कीरस्टीड के अनुसार समोत्पत्ति वक्र दो साधनों के उन सभी संभावित संयोगों को व्यक्त करता है जो एक समान कुल उत्पादन प्रदान करते हैं। तो इसको तालिका के द्वारा अपने स्पष्ट कर सकते हैं। तालिका में जो संयोग है, कॉम्बिनेशंस A B C D E और साधन X साधन है, Y साधन है। तो जैसे A जो कॉम्बिनेशन है उसमें X साधन की तो जो मात्रा है वो 1 है और Y साधन की मात्रा अपने 20 यूनिट्स 20 इकाइयाँ लगाते हैं तो भी उत्पादन 100 हो रहा है। अब अपने जैसे ही X साधन की इकाइयों को बढ़ाएंगे, जैसे 1 से 2 हो जाएगी तो Y को अपने को छोड़ना पड़ेगा, तो Y हो जाएंगी 12, तो भी आपका उत्पादन 100 रहेगा। और आप जैसे जैसे A B C D और E की तरफ बढ़ते जाएंगे तो X की देखने पर बात क्लियर हो रही है, अभी इकाइयाँ तो बढ़ रही हैं, Y की कम हो रही हैं, पर जो उत्पत्ति की मात्रा है, उत्पादन का जो स्तर है वो हर एक बिंदु पर सेम है। तो इसकी डेफिनेशन से भी क्लियर हो रहा है भी समोत्पत्ति वक्र ऐसे दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जहाँ पर आपकी उत्पत्ति की मात्रा हमेशा बराबर रहती है। इसको ये डायग्राम के द्वारा इस तालिका को जब अपने प्रेजेंट करेंगे डायग्राम, तो इस प्रकार का बनेगा। तो इसमें तालिका में सभी संयोगों पर समान उत्पादन 100 इकाइयाँ प्राप्त होता है। इसलिए यदि इन संयोगों से एक वक्र बनाया जाए तो वो समोत्पत्ति वक्र प्राप्त होता है। तो ये आपको दिख रहा है ग्राफ। तो इसमें जो y अक्ष है इस पर y साधन लिया है और x अक्ष पर अपनों ने x साधन लिया है। तो समोत्पत्ति वक्र का जो आपको ढाल है वो आपको पता चल रहा है, ऊपर बाएं से नीचे दाएं और ऋणात्मक ढाल लिए हुए है और उणतोदर है, मूल अक्ष की ओर, O की ओर, ओरिजिन की ओर ये उणतोदर है। तो इसमें आप जैसे जैसे x की इकाइयाँ जैसे 1 2 3 4 या 5 बढ़ा रहे हो तो y को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका, और इसके प्रत्येक बिंदु पर जो उत्पत्ति की मात्रा है वो 100 इकाई यूनिट रहेगी। अब अपनों ने समोत्पत्ति की चर्चा कर ली। अब अपने बात करते हैं सम लागत वक्र क्या है, रेखा क्या है। सम लागत वक्र वह वक्र होता है जो दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिन पर उत्पादन लागत समान होती है। समोत्पत्ति वक्र तो बताता है क्या, दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को जहां पर उत्पत्ति की मात्रा समान होती है।
पर सम लागत वक्र क्या बताता है? सम लागत वक्र दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जहां पर लागत की मात्रा, कॉस्ट की मात्रा समान होती है। इसको भी अपने विस्तार से जानते हैं। उदाहरण के लिए माना कि एक फर्म दो साधनों X और Y को लगाना चाहती है। X साधन की कीमत है 4 रुपये प्रति इकाई, Y साधन की कीमत है 5 रुपये प्रति इकाई। यदि फर्म की पूर्व निर्धारित लागत 200 रुपये है तो वह फर्म X और Y के साधनों के निम्न संयोगों को लगा सकती है। तो A संयोग पर X की कितनी इकाइयाँ लगा सकती है? वो 50, Y मतलब 0, तो भी उसकी उत्पत्ति लागत कितनी आ रही है? 200, क्योंकि 50 साधन जो X साधन की 50 इकाइयाँ हैं, उसको अगर उसकी प्रति इकाई से मल्टीप्लाई कर दें कीमत से 4 से, तो 200 रुपये इस पर लग रहे हैं X साधन पर। Y साधन आप वो फर्म नहीं लगा सकती। इसी प्रकार से अगर वो A की बजाय V कॉम्बिनेशन साधन संयोग को चुनना चाहती है तो X की वो 35 इकाइयाँ लगा सकती है, Y की 12 लगा सकती है, तो भी उसकी उत्पत्ति की जो लागत है वो 200 रहेगी। इसी प्रकार C बिंदु पर, C कॉम्बिनेशन पर वो 25 X लगा सकती है और Y की 20 लगा सकती है, तो भी उसकी लागत 200 रहेगी। इसी प्रकार से D पर वो कॉम्बिनेशन अगर लेती है तो X की वो 15 लगा सकती है, Y साधन की 28 लगा सकती है, तो भी उसकी उत्पत्ति की लागत 200 रहती है। इस प्रकार से E जो कॉम्बिनेशन है उस पर वो X को बिल्कुल भी नहीं ले रही और सारा का सारा अगर Y लगा रही है तो भी उसकी उत्पत्ति की लागत 200 है। तो इसके मतलब आप देख सकते हो भी ऐसे X और Y के साधन के विभिन्न ऐसे साधन संयोग हैं जहाँ पर उत्पत्ति की लागत बराबर होती है। तो इस तालिका को जब आप डायग्राम के द्वारा या चित्र के द्वारा प्रेजेंट करोगे तो वो जो आपको रेखा प्राप्त होगी वो समलागत रेखा होगी। तालिका में सभी संयोगों पर समान उत्पादन लागत 200 रुपये आती है, इसलिए इन संयोगों को एक वक्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो सम लागत वक्र प्राप्त होता है। ये आप देख सकते हो भी अगर अपने सभी जो पीछे ये कॉम्बिनेशन है इनको तालिका वाले ABCDE इनको अगर आप इसके चित्र के द्वारा स्पष्ट करोगे तो आप सम लागत वक्र आपको प्राप्त होगा। तो इसमें Y अक्ष पर Y साधन है और X अक्ष पर X साधन है। तो Y अक्ष पर आप देखो E कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर सिर्फ आप Y को ही ले सकते हो और X वहाँ 0 है। और इसी प्रकार से A जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर सिर्फ आप X की 50 इकाइयाँ खरीद सकते हो, Y वहाँ पर 0 है। इसी प्रकार से D, C और B ऐसे विभिन्न कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप Y और X दोनों को साथ साथ खरीद सकते हो। रेखा चित्र में E समलागत वक्र है जो X और Y दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिन पर 200 इकाइयाँ समान लागत है। अनुकूलतम साधन संयोग या न्यूनतम लागत संयोग वहाँ होता है जहाँ पर निम्नलिखित शर्त पूरी होती है। भी फर्म का जो अनुकूलतम साधन संयोग है, भी ऑप्टिमम जो फैक्टर कॉम्बिनेशन कह लो या इसका इक्विलिब्रियम कह लो, वहाँ पर होगा जहाँ पर ये शर्त पूरी होगी। MRTS XY बराबर PX बटा में PY। MRTS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन X एंड Y फैक्टर। तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर इसको बोलते हैं। ये किसके बराबर होनी चाहिए? दो साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। तो यह शर्त वहाँ पूरी होती है जहाँ समोत्पत्ति वक्र समलागत वक्र का ढाल समान होता है और यह ढाल वहाँ समान होता है जहाँ समोत्पत्ति वक्र समलागत वक्र परस्पर एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। वहीं अनुकूलतम साधन संयोग या न्यूनतम लागत संयोग होता है। तो ये कहाँ पर होगा? MRTS XY बराबर PX बटा PY कहाँ पर ये शर्त पूरी होगी? जहाँ पर समलागत वक्र समोत्पत्ति वक्र को स्पर्श करता है। तो ये आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हो भी इसमें OX अक्ष पर तो X साधन है, Y अक्ष पर अपना Y साधन है और इसमें EA जो स्ट्रेट है बिल्कुल ये आपकी समलागत रेखा होगी और IPC1 IPC2 ये थोड़ा हाँ, और इसी प्रकार से जैसे 100 200 300 ये अलग अलग समोत्पत्ति वक्र हैं। तो ऊंचे वाला समोत्पत्ति वक्र हमेशा नीचे वाले की तुलना में अधिक उत्पादन को शो करता है।
तो ये अलग अलग समोत्पत्ति वक्र हो गए। तो देखो ये नीचे वाला जो IPC1 है, ये समोत्पत्ति वक्र समलागत वक्र EA को दो जगह से काट रहा है। अब ये मैंने बिंदु मेंशन नहीं किए, काट रहा है, ये देखो आप, इनको टच नहीं कर रहा, पर जो IPC2 है जिसकी उत्पत्ति की मात्रा 200 दिखा रहा है, ये इसको C बिंदु पर टच कर रहा है EA समलागत रेखा को। तो ये अपना C बिंदु है, ये अनुकूलतम बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर ये समलागत रेखा को उत्पत्ति वक्र स्पर्श कर रहा है, ना कि काट रहा है C बिंदु पर। और यहाँ पर जो आपकी MRTS XY बराबर PX बटा में PY की शर्त पूरी हो रही है, तो ये आपका अनुकूलतम साधन संयोग है। और C जो साधन संयोग है, यहाँ पर फर्म अपने इक्विलिब्रियम में होगी। तो रेखा चित्र में EA समलागत वक्र है, IPC1, IPC2, IPC3 समोत्पत्ति वक्र हैं। इन पर क्रमशः 100, 200 और 300 इकाइयाँ उत्पादन होता है। IPC1 EA समलागत वक्र को B तथा D बिंदुओं पर काटता है। यह एक नीचा समोत्पत्ति वक्र है, इसलिए इस पर उत्पादन की मात्रा कम है। और जो आपका I1 X2 समोत्पत्ति वक्र EA समलागत वक्र को C बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये देखो, ये आपका जो है संतुलन का बिंदु है, और जो 200 उत्पत्ति की इकाइयों को शो कर रहा है ऊंचे वाला समोत्पत्ति वक्र, यहाँ C बिंदु पर फर्म का संतुलन होगा, ना कि नीचे वाला IPC1। इसमें थोड़ा सा मैंने दो जगह से, ये देखो आप काट रहा है, पर मेरे पास ये मैं B और D बिंदु इसमें डायग्राम में लगाना भूल गया, पर इसका संतुलन C बिंदु पर हो रहा है, इसलिए इस पर उत्पादन की मात्रा, IPC2 समोत्पत्ति वक्र EA समलागत वक्र को C बिंदु पर स्पर्श करता है। अतः यहाँ दोनों वक्र का ढाल समान होने के कारण MRTS XY बराबर PX बटा PY की शर्त पूरी होती है, इसलिए C अनुकूल साधन संयोग को व्यक्त करता है। अतः यदि फर्म X साधन की OM तथा Y साधन की OA, ये OM और Y साधन की OA मात्रा लगाती है, तो उसे अधिकतम कुल उत्पादन प्राप्त होगा। तो IPC3 दाईं ऊंचा समोत्पाद वक्र है, और इस पर उत्पादन की मात्रा भी अधिक है, लेकिन इस साधनों की सीमितता के कारण वर्तमान में इस पर पहुंचना संभव नहीं है। तो ये देखो आप, जो 3 है, IPC3 जो 300 उत्पत्ति की इकाइयों को शो कर रहा है, वो सबसे ऊपर है। ये उत्पादन तो यहाँ पर अधिक होगा, 300 इकाइयाँ होगा, पर ये अपनी समलागत रेखा EA से बहुत दूर है, तो ये अपनी बियॉन्ड द रीच है। ये अपने कोई भी फर्म अपनी मतलब बजट के सीमित होने के कारण वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो IPC जो 2 है, 200 उत्पत्ति की इकाइयाँ जहाँ पर हो रही है, C बिंदु पर टच हो रहा है, यही अनुकूलतम साधन संयोग है। तो फर्म C बिंदु पर उत्पादन करेगी, ना कि वो IPC1 जो नीचे 100 उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर भी फर्म का संतुलन नहीं है। IPC3 300 उत्पत्ति की इकाइयाँ जो ऊपर है, वहाँ पर भी फर्म का अनुकूलतम साधन संयोग नहीं है। तो C जो बिंदु है, वहाँ फर्म अपना क्या होगी, संतुलन में होगी। लेकिन साधनों की सीमितता के कारण वर्तमान में इस पर पहुंचना संभव नहीं है। अतः C बिंदु पर ही फर्म अनुकूलतम साधन संयोग या न्यूनतम साधन संयोग या उत्पादन का संतुलन है। धन्यवाद। आज के लिए ही इतना ही।